अच्छा, तो टॉपिक था हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने दो तरह की मोशन को डिस्कस करना है। एक जो मोशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, बहुत आसान है जी। द मोशन ऑफ a body with uniform speed along the circle। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कल में मूव कर रही है तो अब उसकी मोशन को हम बोलेंगे कि ये कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक हो गया जी। अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहां से अब बड़ी लंबी चौड़ी कहानी शुरू होने वाली है। जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो जल्दी से बता दे, स्पीड कांस्टेंट होगी, ओमेगा भी क्या होगा? कांस्टेंट। अब ओमेगा कांस्टेंट है अगर हमारे पास, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो डेल्टा ओमेगा है वो क्या होगा? वो जीरो के इक्वल होगा। तो देखें ना, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा में चेंज नहीं आ रहा, तो डेल्टा ओमेगा क्या हो गया? जीरो। अब हमें पता है कि जो अल्फा होता है हमारे पास, अल्फा किसके इक्वल होता है? अल्फा सर होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी के। तो अब डेल्टा ओमेगा जीरो, जीरो ओवर समथिंग क्या हो जाएगा? शाबाश सर, जीरो हो गया। तो अल्फा क्या हो गया? जीरो हो गया। चलिए जी, अब अगर अल्फा जीरो है तो ए टी इक्वल टू क्या होता है? आर अल्फा। अब अल्फा जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग आर इंटू जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है और हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो भी जीरो है। किसमें भला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा? जल्दी से बताइए। शाबाश। ना जी ना, ये तो जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो बॉडी तो सर्कल में मूव ही नहीं कर सकती ना। तो इसका मतलब हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। आइए देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और कौन कौन सी बातें हो सकती है। चलिए, एक बड़ी मजे की बात, क्या इसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ना, तो जल्दी से बताइए मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? चलिए, हाँ शाबाश। स्पीड सर कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, तो इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट या इज वेरिएबल। इनमें से तीन चार चीजें दी हुई होती हैं आपको, आप फौरन से उसमें से मोमेंटम को क्लिक कर लेते हैं। क्यों मोमेंटम क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड पूछे तो फिर क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। अब ये याद रही किस मोमेंटम की बात हो रही है? लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। बॉडी लीनियर मोशन में तो नहीं है ना, बॉडी तो सर्कल में मूव कर रही है। अच्छा जी, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। किनेटिक एनर्जी भी बता दें यार। चलिए सर, किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी ना, हाफ एम वी स्क्वायर है, तो ये क्या होगी हमारे पास? कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर कुछ होगी तो वो भी क्या होगी? फिर वो भी कांस्टेंट होगी। हो सकता है वो जीरो, ठीक है, हो सकता है वो नॉन जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी तो रहेगी ही कांस्टेंट, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। अच्छा, और बातें कर लेते हैं। चूंकि हमारे पास अल्फा क्या है? जीरो, तो अल्फा से जीरो होने का मतलब ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब है कि टॉर्क भी क्या होगा? फिर टॉर्क भी जीरो होगा। ठीक है, अब बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहां से अगर टॉर्क जीरो है तो हमें पता है टॉर्क का एक और फॉर्मूला भी है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी। ठीक है, ये कहां से है? जैसे हमारे पास फॉर्मूला है ना, एफ इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो फोर्स का रोटेशनल एनालॉग जो है, एनालॉगस जो है वो टॉर्क है, और मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम और डेल्टा टी ऐसे आ गए। तो आप समझ सकते हैं अगर ये जीरो है तो डेल्टा टी, डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एल जो है, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो क्या रहेगा? बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। अब अगर बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यहां पर फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये क्या करेगा? होल्ड करेगा। ठीक है जी, शाबाश। तो बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ले ली। अब एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी मोशन जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है।
ठीक है जी। कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। भाई हमने देख तो लिया है कि जो भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। जैसे अ स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग मूव्स along सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। सर्कल में मूव तो कर रहा है लेकिन किसके साथ मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक हो गया जी। जैसे हम इसकी डायग्राम अगर बनाए, ये हमारे पास डायग्राम आ गई इसकी, थोड़ी सी मनहूस सी डायग्राम बन गई है, पता चल जाएगा। ले जी, ये आ गया हमारे पास पार्टिकल, ये अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसका वेट किधर होगा? वेट तो सर डाउनवर्ड होगा ना, W वेट डाउन, और इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो इनवर्ड है टुवर्ड द सेंटर, और यहां पर यही क्या कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? सर सिर्फ टेंशन लग रही है। तो इसका मतलब हुआ यहां पर जो टेंशन है वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स के फिर जो सारे फॉर्मूलाज है वो टेंशन के लिए यहां पर मतलब उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो V अगर यहां से निकालना चाहे तो भी अब वो क्या आ जाएगा? फिर वो आ जाएगा सर TR/M, R मल्टीप्लाई हो गया, M डिवाइड हो गया, ये FCR/M। तो ये फॉर्मूला एज इट इज पूछा जा सकता है, और आपको टेंशन और मास और रेडियस गिवन हो और आपको स्पीड भी पूछ लेता है वो कि भाई बताएं यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है। चलिए जी, ये एक एग्जांपल हो। अब जो दूसरे नंबर पर जो चीज हमने डिस्कस करनी है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूं, वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सी है जी? सर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? द मोशन अलोंग सर्कल, द मोशन अलोंग सर्कल विद वेरिएबल स्पीड। जब मैं बात कर रहा होता ना वेरिएबल स्पीड की, तो यहां कौन सी? टेंजेंशियल स्पीड की बात हो रही है। टेंजेंशियल स्पीड डिसाइड करती है कि हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या क्या नाम है, नॉन यूनिफॉर्म है। वो एंगुलर भी कर सकती है, ऐसा मसला नहीं है। एंगुलर जो हमारे पास है, क्या नाम है, वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन, उसकी क्या नाम है, उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। वो उसमें कांस्टेंट है, ये इसमें वेरिएबल होगी, तो दोनों स्पीड की बात ले सकते हैं, इसमें इतना मसला नहीं। अब यहां से फिर वैसे ही कहानी शुरू करते हैं हम। तो कहानी क्या है? अब वहां ओमेगा क्या था? कांस्टेंट। क्या यहां ओमेगा कांस्टेंट होगा? नहीं सर, ओमेगा कांस्टेंट नहीं। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो क्या डेल्टा ओमेगा जीरो होगा? सर नहीं, डेल्टा ओमेगा जीरो नहीं होगा। अगर डेल्टा ओमेगा जीरो नहीं है तो क्या अल्फा जीरो होगा? नहीं सर, अब ये भी नॉन जीरो होगा। अब अगर अल्फा जीरो नहीं है तो क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा? सर अब ये भी नॉन जीरो होगा। तो अब यहां से बड़ा मजे का क्वेश्चन बन गया कि जल्दी से बताओ भाई, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑल ऑफ दीज। तो आप क्या जवाब देंगे? मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, आप कहेंगे सर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर यही क्वेश्चन यहां पूछ ले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अब क्या जवाब देंगे? अब सर कहेंगे कि सर ऑल ऑफ दीज। अब इसका मतलब हुआ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो यहां होना है ना, वो क्यों होना है जी? क्योंकि भाई सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी यहां मौजूद होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो तीनों एक्सेलरेशन किस में मौजूद होते हैं? तीनों एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सा होता है? सिर्फ सिंगल, और वो कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब यहां से और बातें नहीं कर लेते। मोमेंटम तो ये आपको पता है ये वेरिएबल ही रहेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो। अब यहां पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है ना। तो फिर यहां पर वही बात दोबारा, p कांस्टेंट नहीं होने वाला, ना मैग्नीट्यूड से ना ही और डायरेक्शन की फॉर्म में। और यहां पर जो बाकी बातें हैं वो भी हम कर सकते हैं। वो कौन सी है सर? काइनेटिक एनर्जी जो है, क्या ये कांस्टेंट होगी? नहीं सर, ये कांस्टेंट अब नहीं रहेगी। क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी? नहीं सर, अब पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी। क्या हमारे पास टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी? जी सर, ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। चलिए सर वो भी बता देना, ये अल्फा का केस क्या हो जाएगा?
तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा, अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तो टॉर्क अब प्रेजेंट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा आई अल्फा, तो इसका मतलब है टॉर्क नॉट इक्वल टू 0। जब टॉर्क 0 नहीं है इसका ये मतलब हुआ कि टॉर्क से दो बातें आ सकती है, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ हो सकता है, या टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी, डेल्टा एल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो अब यहां पर अगर टॉर्क 0 नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स भी 0 नहीं है, वहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था मतलब टेंजेंशियल फोर्स 0 थी, अंडरस्टूड था। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो टेंजेंशियल फोर्स भी है, फिर ये भी क्या है नॉन जीरो है। अब यहां पर देखें क्या डेल्टा एल हमारे पास 0 होगा, नॉन जीरो होगा। जब डेल्टा एल नॉन जीरो है तो इसका मतलब एल कांस्टेंट नहीं है, एल कांस्टेंट नहीं है का मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। अब क्या यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करेगा? चलिए जा शाबाश जल्दी से बता दे सर। नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम डज नॉट होल्ड। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल क्या है। इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी एग्जांपल क्या है सर? सर इसकी एग्जांपल है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो उसके लिए मैं ये रेज कर देता हूं। चलिए जी अब बात करते हैं हम मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में जो मोशन है ये एग्जांपल है किसकी? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में अगर हम वर्टिकल सर्कल एक बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक वर्टिकल सर्कल आ गया। आप यूं समझे आपने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा है और अब आप उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। पहले आप उसको यूं घुमा रहे थे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, अब आप उसको क्या घुमा रहे हैं? वर्टिकल सर्कल में। चलिए अब वर्टिकल सर्कल में स्टोन ने घूमना शुरू कर दिया। अब ये जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच है ये स्टोन, उस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी ऑलवेज, ठीक है। इसका वेट अगर हम देखें, वेट हर पोजीशन पर कहां होगा? डाउनवर्ड होगा, ठीक है। W इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg, ठीक है। इसको और यहां पर देख लेते हैं, हम डिफरेंट पोजीशन पर देखेंगे कि जहां से जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना वो मुख्तलिफ चीजों के हवाले से क्वेश्चन आ जाते हैं। वो मुख्तलिफ चीजें कौन सी हैं उनका मैंने एक ग्राफ भी बना दिया, उस ग्राफ को हम जनरली डिस्कस कर लेंगे, उससे आपके बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस आपके हल हो जाएंगे। तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स इनको नाम दे देता हूं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये है बी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं सी का, और इसको नाम दे देता हूं डी का। चलिए जी अब हमने काम करना है कि ये इसकी ना हमने दो चीजों को डिस्कस करना है, एक टेंशन को और एक हमने इसकी स्पीड को डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं। उस शॉर्टकट से बस उस शॉर्टकट को आपने याद रख लिया ना तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर आपने टेंशन निकालनी है वर्टिकल सर्कल में, फॉर्मूला है mv²/r माइनस mg cos थीटा, ठीक है। एक ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये किसके लिए है? ये टेंशन निकालने के लिए। और दूसरा फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो स्पीड के लिए, वो क्या होगा? √3gr माइनस 2gr cos ऑफ थीटा। तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना। ये फॉर्मूला किस केस के लिए सर? ये भाई स्पीड के लिए। कहां पर? भाई किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहां एक बात याद रहे, ये जो थीटा है ना, थीटा ये बिटवीन है, एंगल है किसके बिटवीन? वेट, ठीक है, एंड क्या कह लेते हैं उसको? टेंशन के बिटवीन। वेट और टेंशन के दरमियान में एंगल है। तो अब यहां से देखते हैं जी, पहले हम बात कर लेते हैं एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पर देखें टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अब सेंटर की तरफ सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, मैं यहां लिखने लगा हूं एट पॉइंट सी। तो सी पॉइंट पर देखें जी सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि टेंशन जो है ना,
टेंशन या एफ सी, सिर्फ टेंशन एफ सी का काम कर रही है क्योंकि सेंटर की तरफ से टेंशन लग रही है, तो ये किसके इक्वल आ गई जी, एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल आ गई। और यहां से अगर इस फॉर्मूला से हम देखें थीटा कितना है जी, सर 90 डिग्री है, देखें ना ये थीटा कितना हो गया 90, तो cos 90 कितना हो गया 0, तो t इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आ गया, r आ गया, एम वी स्क्वायर ओवर r क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो एफ सी इक्वल टू टी इक्वल टू आ गया एम वी स्क्वायर ओवर r। तो जल्दी से स्पीड भी देख लेते हैं क्या जी, तो स्पीड भी यहां पर देख लेते हैं, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, थीटा 90 पुट किया, cos 90 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो अंडर रूट 3 जी आर आ गया। ठीक है, अब जल्दी से ये बता दें कि डी पॉइंट पर हमारे पास टेंशन कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी, तो आप देख सकते हैं ये भी हॉरिजॉन्टल है सर, वेट डाउनवर्ड होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये आ गई टेंशन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के मतलब डायरेक्शन में, और ये वेट है तो वेट डाउनवर्ड है, तो सर ये सारे किसी, यानी कि पॉइंट सी हो या पॉइंट डी हो, दोनों के लिए ये सेम फॉर्मूला है। अब हम बात करते हैं एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर देख लेते हैं, सॉरी बी नहीं पहले ए की बात कर लेते हैं, एट पॉइंट ए पॉइंट पर देखें टेंशन किधर है डाउनवर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर है डाउनवर्ड, वेट की डायरेक्शन किधर है mg डाउनवर्ड, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रही होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होगी, तो अब यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास Fc, वो बराबर हो जाएगी दोनों के सम के, किन दोनों के, टेंशन और Fc क्या नाम है mg के, तो यहां हम लिख सकते हैं T प्लस mg, Fc सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल आ गई T प्लस mg, या यहां से हम T इक्वल टू लिखे तो ये आ जाएगा Fc दैट इज mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg। ठीक है जी, माइनस mg, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये आप यहां से भी निकाल सकते हैं। थीटा कितना है जी सर, दोनों डाउनवर्ड है, सेम डायरेक्शन में, एंगल 0, cos 0 1, तो mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg, mv स्क्वायर ओवर r माइनस mg, ये t आ गया आपके पास। अब यहां पर ही हम साथ ही बात कर लेते हैं, स्पीड की भी बात कर लेते हैं। v कितना आ जाएगा जी, v आ जाएगा सर यहां पर थीटा 0 है, cos 0 1, तो 3gr माइनस 2gr, ये आ जाएगा सर अंडर रूट gr, तो ये आपके पास आ गई स्पीड। और याद रहे ये मिनिमम स्पीड होती है, जब बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर रही होती है ना, तो मिनिमम स्पीड ये होती है कहां पर, एट पॉइंट ए या टॉप पर, ना पॉइंट ए कहें तो टॉप कह देगा। ठीक है, ये कहां पर बात हो रही है, टी ए पर, ये जो बात हो रही थी ये हमारे पास थी सी पर भी और डी पर भी। ठीक है, सी पर भी और डी पर भी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं एट पॉइंट बी, बाकी सारे तो हो गए ना, एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट पर देखिए, तो बी पॉइंट पर मेरे बच्चे जल्दी से देख लें, ये है जी टेंशन तो हमेशा टुवर्ड सेंटर रहेगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, वेट अब किधर है सर, वेट तो डाउनवर्ड हो गया, तो अब देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है Fc वो किसकी इक्वल आ जाएगी, T में से क्या माइनस कर देंगे, mg माइनस कर देंगे, या फिर यहां से T इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा Fc प्लस mg, यानी कि mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg। इस फॉर्मूला से निकालते हैं, एंगल कितना आ गया सर 180 डिग्री, तो एंगल जब 180 डिग्री है, cos 180 कितना हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg, mv स्क्वायर ओवर r प्लस mg, तो ये आ गया आपके पास टेंशन किस पॉइंट पर, b पॉइंट पर, यानी कि बॉटम पर। ठीक है, तो बॉटम पर ये आपके पास सिचुएशन है। v भी निकाल लेते हैं, लगे आप, v किसके इक्वल आ जाएगा, v आ जाएगा सर थीटा 180 है, cos 180 कितना हो गया -1, तो माइनस माइनस प्लस 3gr प्लस 2gr, सर ये आ गया 5gr, ये आ गया जी 5gr। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया vb, बॉटम पर इसकी स्पीड। अब बॉटम पर इसकी स्पीड क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, और बॉटम पर इसकी टेंशन भी क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो बॉटम पर याद रखिएगा टेंशन भी मैक्सिमम और स्पीड भी मैक्सिमम, और टॉप पर टेंशन भी मिनिमम। ठीक है, एट पॉइंट ए टेंशन भी मिनिमम और स्पीड भी मिनिमम। ठीक हो गया जी, चलिए जी।
अब देखें, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं सर? ये देखिए, आपसे पूछ लेता है भाई लीनियर स्पीड बताएं, ठीक है, तो वो सारी हमने निकाली है। पॉइंट ए पर हमने अंडर रूट जी आर निकाली, ठीक है, ये देखिए पॉइंट ए पर कितनी निकाली है? अंडर रूट जी आर, यहां पर अंडर रूट 3 जी आर, यहां पर अंडर रूट 5 जी आर, ठीक है, यहां पर भी डी पर भी अंडर रूट 3 जी आर, तो ये अंडर रूट 5 जी आर डी पर और अंडर रूट सी और डी पर अंडर रूट 3 जी आर। यहां देख लें एंगुलर स्पीड ओमेगा बताएं भैया, ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाता है सर? ओमेगा इक्वल होता है v ओवर आर के, तो इसको डिवाइड कर देना जल्दी से। ओमेगा v कितना है? अंडर रूट जी आर ओवर आर। अब देखिए इस आर को अंडर रूट में ले जाए, जी आर अंडर रूट में जाएगा तो आर स्क्वायर नहीं बन जाएगा, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट जी ओवर आर। ये ओमेगा आ गया कहां पर? एट पॉइंट ए, तो ये जी ओवर आर मतलब आर गायब हो जाएगा, तो 5 जी ओवर आर, फिर यहां सी और डी पर 3 जी ओवर आर, तो एंगुलर स्पीड भी आपने निकाल ली। टेंशन निकाले भाई, तो टेंशन जीरो, पॉइंट ए पर टेंशन कैसे जीरो है जरा देखते हैं। पॉइंट ए पर हमारे पास ये है, पॉइंट ए पर फॉर्मूला टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, टी ए इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी। तो देखिए v हमारे पास कितना है? v हमारे पास है सर अंडर रूट जी आर, तो स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा सर एम जी आर बन जाएगा ओवर आर, ये माइनस एम जी, इस आर से आर गायब हो गया, एम जी माइनस एम जी क्या होता है? जीरो, तो ए पर टेंशन कितनी हो गई? जीरो, ये आपने निकाल ली। सिमिलरली वही सलूक जो हमने ए पॉइंट पर किया टेंशन के साथ, वही सलूक आप बी पॉइंट पर करेंगे तो 6 mg आ जाएगा, सी और डी पर क्या आ जाएगा? 3 mg। इस तरह से किनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं ये भी बता दें भाई। क्या हो गया यार, सारी कुछ मैंने ही बताना है तो आप क्या करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर है ना फॉर्मूला, किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी ए स्क्वायर आ जाएगा, वी ए की वैल्यू अंडर जी आर, इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ एम जी आर, ठीक है, ये देखिए हाफ एम जी आर। इस तरह से 5/2 3/2 और पोटेंशियल एनर्जी भी एम जी एच होता है ना, अगर आप इसको रेफरेंस मान ले, ठीक है, इसको ग्राउंड लेवल के राउंड अबाउट मान ले, ठीक है, तो यहां पर जीरो हाइट, यहां पर हाइट कितनी हो जाएगी? क्या नाम है? आर के इक्वल, इसका रेडियस आर याद रहे, इसका रेडियस है यहां पर, तो आर के इक्वल, ठीक है, और जब पॉइंट ए पर होगा तो 2r हो जाएगी। तो इस तरह से ये 2 mgr, ए पर mgh होता है ना, तो h इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर? h इक्वल टू 2r आ गया। सिमिलरली यहाँ पर बॉटम पर है तो 0, और फिर ये mgr r डिस्टेंस पर है, और इस तरह टोटल एनर्जी करेंगे ना तो किनेटिक एनर्जी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 + 1/2 5/2 mgr, 5/2 mgr प्लस 0 5/2 mgr, तो ये सारा क्या आ जाएगा? सेम। तो आपने देखा टोटल एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी। अच्छा एक क्वेश्चन है, अभी आपका क्वेश्चन है, मैंने बहुत पढ़ा दिया आपको, और आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की है आपके लिए। तो यार अब फ्रूट जो है ना, जो इसका फल मिलना है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलना है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान जितना मैं समझ रहा था ना इतना आसान काम है नहीं। ठीक ठाक यार, बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाना पड़ता है, लेक्चर बनाएं, फिर उसको एडिट करें, फिर उसको अपलोड करें, और पता नहीं क्या अगर थंबनेल्स निकालें, आप लोगों तक पहुंच सके किसी तरीके से, बड़ी मुसीबतें होती हैं यार। तो अब इतनी मुसीबतों के बाद अल्लाह जाने क्या मिलेगा। लेकिन यार ये है कि जब कोशिश की है कि अच्छा काम किया जाए, अच्छा प्रोवाइड किया जाए, और अब इस सूरत में क्या अल्लाह ताला इसको मेन तो जो सिला है वो अल्लाह ताला ही देते हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार गाँव में याद रखिएगा, और अगर ड्यूरिंग कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं इंसान हूँ, मैं कोई ऊपर की मखलूक नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, रोज़ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ और इल्म में इजाफा होता रहता है। हो सकता है जब बहुत अरसे बाद आप मुझे देखें तो शायद मैं इससे बहुत बेहतर हूँ, क्योंकि इंसान है ना, इंसान सीखता रहता है। और इंशाल्लाह अगर मोटिवेशन मिलेगी तो मैं बहुत सीखूंगा और इसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करूँगा। और इंशाल्लाह क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप छा सकते हैं तो छा जाना चाहिए। फिर जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह ने सलाहियतें दी हुई तो हमें करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन की तरफ आते हैं यार। क्वेश्चन आपने करना, मैंने लिख दिया, एक स्टोन है जिसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा, और स्टोन का मैस 0.5 kg है, टाइड विद द स्ट्रिंग, और उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर।
मूव्स इन वर्टिकल सर्कल, उसको आपने किस में मूव करवाया, वर्टिकल सर्कल में, विद 4 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपने 4 रेडियन पर सेकेंड से इसको मूव करवाया, इसकी एंगुलर स्पीड आ गई। तो एट टॉप, तो टॉप पर बताएं भाई उसकी टेंशन क्या होगी, ये लिखा है ना टी एट टॉप, टॉप पर उसकी टेंशन बताएं, 3 न्यूटन, 15 न्यूटन, 13 न्यूटन, 18 न्यूटन, कमेंट में बता दो भाई।